सभी वेल्डिंग इंजीनियर को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय राम्स वेल्डिंग क्लास। आज का जो टॉपिक है एपिसोड नंबर 5 ओल्डर क्वालिफिकेशन के बारे में है। से ओल्डर क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस में किया जाता है, इसके बारे में हम सब आज जानेंगे। आज में जो ओल्डर क्वालिफिकेशन है ये ISO 9606-1 के हिसाब से मैं समझाने जा रहा हूँ। प्रोसीजर क्या है, फॉर्मेट क्या है, क्या क्या रेंज क्वालिफाई ओल्डर करता है, कैसे करता है, ये सारे मैं इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा हम ASME के हिसाब से भी ओल्डर क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और AWS D1.1 के हिसाब से भी ओल्डर क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। ओल्डर क्वालिफिकेशन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ बेस मटेरियल, वेल्ड पैरामीटर, गैस फ्लो, वेल्डिंग कंज्यूमेबल का ग्रेड, वेल्डिंग का पोजीशन, किस टाइप का वेल्डिंग, बट वेल्ड है कि फिलेट वेल्ड है, इस पर डिपेंड करता है हम ओल्डर का क्वालिफिकेशन कैसे कराएंगे। सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी ओल्डर का जो क्वालिफिकेशन होता है एक कोई WPS का बेस पर ही होता है। जो WPS क्वालिफाई है उसी का पैरामीटर को लेके हम ओल्डर को सेम पैरामीटर देते हैं और वही WPS का रेफरेंस में ही ओल्डर को हम सब क्वालिफाई करते हैं। ओल्डर क्वालिफिकेशन करने के लिए हम सब को WPS का जरूरत पड़ता है। वो WPS बट वेल्ड का है तो बट वेल्ड के लिए, फिलेट वेल्ड है फिलेट वेल्ड के लिए। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो आपका 9606-1 के हिसाब से है। इसमें हम सब क्या क्या रखे हैं, इंपॉर्टेंट है डेजिग्नेशन है ओल्डर का, ये क्या होता है हम आगे जाके समझा रहे हैं। ओल्डर का नाम रहेगा, WPS का रेफरेंस नंबर रहेगा, WPQR का रेफरेंस नंबर रहेगा, ओल्डर का डेट ऑफ बर्थ रहेगा और किस पोजीशन में टेस्ट मारा है और क्या क्या पोजीशन में और क्या क्या पैरामीटर में क्वालिफाई किया है वो रहेगा यहाँ पे। सो दैट ओल्डर उतना रेंज का जॉब में वो काम कर सकता है। उसके बाद WPQ मारने समय जो जो पैरामीटर में होगी तो उसका पैरामीटर का डिटेल यहाँ रिकॉर्डिंग रहेगा। उसका क्या क्या टेस्ट कंडक्टेड हुआ है और एक्सेप्टेबल है कि नॉन एक्सेप्टेबल है वो रहेगा। यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर या मुहर रहेगा। डिटेल में समझाने जा रहे हैं। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ये हम पार्ट बाय पार्ट दिखा रहे हैं, 3 पार्ट करके दिखा रहे हैं सो दैट आपको समझाने में इजी होगा। पहला सर्टिफिकेट का नंबर, ये एक यूनिक नंबर होता है। आप यदि इंटरनल करते हैं अपना कंपनी में तो आप अपना सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, जो थर्ड पार्टी देता है थर्ड पार्टी ये नंबर आपको जनरेट करके देगा। यहाँ पर होल्डर का पिक्चर रहेगा, जिस होल्डर को क्वालिफाई करने जा रहे हैं इस होल्डर का पिक्चर रहेगा। ऊपर में डेजिग्नेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेजिग्नेशन का मतलब होता है, यहाँ पर हम देख के शॉर्टकट में समझ सकते हैं ये वेल्डर किस कंडीशन में टेस्ट मारा था और हम सबको यदि स्टैंडर्ड का नॉलेज है तो यहीं से समझ पाएंगे ये वेल्डर क्या क्या पोजीशन, क्या क्या प्लेट, क्या क्या थिकनेस को क्वालिफाई किया है। पूरा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ के भी हम यहाँ से एक ही लाइन से जज कर सकते हैं। ये डेजिग्नेशन का किसका क्या मतलब है नीचे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें क्या क्या है, WPS का रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयर कौन है, किसके अंडर में काम करता है और WPQR नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस। यहाँ ध्यान दे एम्प्लॉयर बदल जाएगा तो WPQR भी चेंज करना होगा। एक वेल्डर एक ही एम्प्लॉयर के पास में वैलिड रहता है, दूसरा जगह नहीं जनरली होता है, रेयर केस में वैलिडिटी होता है। अब हम डेजिग्नेशन के बारे में समझाएंगे, अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट है ISO 9606-1, इसका मतलब है इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ओल्डर को क्वालिफाई किया गया है। नेक्स्ट है 135, ये प्रोसेस का डेजिग्नेशन है। ये हम सब जितना प्रकार का वेल्डिंग प्रोसेस है हर एक का अलग अलग नंबर है। जैसे कि 135 ये प्रोसेस का नाम है मैग वेल्डिंग, यदि 131 होता तो मिग वेल्डिंग,
यदि 111 होता तो SMW वेल्डिंग। इसी प्रकार के हर एक प्रोसेस का अलग अलग नंबर है। यहाँ पर 135 मतलब यहाँ से समझ में आ जाएगा ये वेल्डर MAG के हिसाब से क्वालिफाई किया गया है। नेक्स्ट है पी का मतलब होता है ये बेस मटेरियल क्या है। सो पी का मतलब यहाँ का बेस मटेरियल है प्लेट, पाइप होता तो पाइप लिखा रहता है। नेक्स्ट है बट वेल्ड। बट वेल्ड का मतलब क्या होता है, वेल्डिंग का टाइप बट वेल्ड है। FM1 क्या है, वेल्डिंग में जो फिलर मटेरियल यूज हुआ है वो FM1 ग्रुप का है, फिलर मटेरियल का नंबर है। इससे समझ में आता है वेल्डर FM1 ग्रुप में जो जो फिलर मटेरियल आएगा सभी को क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है आपका जो मैग में जो आपका इलेक्ट्रोड का डाया यूज हुआ है वो कितना डाया का है, 1.2 डाया का है यूज है। हम सब 1 डाया का भी यूज कर सकते हैं, 1.6 भी होता है, 2 भी होता है, बट हम यहाँ पर 1.2 डाया का इलेक्ट्रोड यूज किए हैं। एस है सॉलिड वायर। नेक्स्ट है T16 मीन्स प्लेट का जो थिकनेस है वो 16 mm का प्लेट में वो क्वालिफाई किया है। तो इसमें आगे जाके देखेंगे 16 मतलब वो कहाँ कहाँ तक क्वालिफाई कर सकता है, बट में क्या करेगा, फिलेट में क्या थिकनेस क्या सिस्टम में क्वालिफाई करेगा। PA पोजीशन होता है, वेल्डिंग पोजीशन PA में क्वालिफाई करेगा तो क्या करेगा, PB में करेगा तो क्या कर सकता है, PC में करेगा तो क्या कर सकता है। ये हर एक का अलग अलग डेजिग्नेशन होता है और अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, आगे जाके देखेंगे। ML मल्टी लेयर वेल्डिंग। यहाँ पर ML मतलब मल्टी, SL रहता तो सिंगल लेयर होता है, ML मतलब मल्टी लेयर। मल्टी लेयर वेल्डिंग करेगा तो भी वो क्या क्वालिफाई कर सकता है आगे जाके हम सब देखेंगे। सो यहाँ पर है टेस्ट का कंडीशन और रेंज क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखिए वेल्डिंग पोजीशन 135 है तो क्या क्वालिफिकेशन कवर किया है, 135 एंड 138। प्रोडक्ट टाइप में है प्लेट तो प्लेट क्वालिफाई किया है, बट वेल्ड है तो बट वेल्ड क्वालिफाई किया है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ 9606-1 के हिसाब से यदि वेल्डर बट वेल्ड में क्वालिफाई है तो ओनली बट वेल्ड क्वालिफाई करेगा, वो फिलेट वेल्ड क्वालिफाई नहीं करेगा। बट AWSD 1.1 में ये यदि आप बट वेल्ड क्वालिफाई करते हैं तो फिलेट वेल्ड भी क्वालिफाई होता है। मेटल ग्रुप 1.2 है तो ये 1.1 भी क्वालिफाई किया है और 1.2 भी क्वालिफाई किया है। मेटल का थिकनेस T16 mm है तो T यहाँ पर जो 16 mm है तो यहाँ पर थिकनेस का यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है। सो थिकनेस यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कितना थिकनेस डिपोजिट किया है वेल्ड मेटल। सो यहाँ पर बट जॉइंट है तो ऑब्वियसली फुल पेनिट्रेशन बट जॉइंट है तो T16 है तो वेल्डिंग का डिपोजिशन भी 16 mm है। तो यहाँ पर वो रेंज जो क्वालिफाई किया है वेल्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 mm। इसका मतलब है यदि 12 mm के ऊपर यदि वो टेस्ट पीस रहता है और डिपोजिट थिकनेस यदि 12 mm के ऊपर है तो वो 3 mm के ऊपर भी कोई भी डिपोजिट वेल्डिंग कर सकता है। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड से एक्सट्रैक्शन है एस लेस देन 3, देन उसका क्वालिफिकेशन है S to 3C या 2C। यदि 3 से 12 mm के प्लेट थिकनेस है तो 3 से लेकर 2S मीन्स एस है यहाँ पर यदि 10 mm का डिपोजिटेड थिकनेस तो वो 3 से लेकर 20S तक क्वालिफाई कर सकता है। यदि S ग्रेटर देन 12 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्वालिफाई कर सकता है। फिलेट वेल्डिंग में क्या होता है, T लेस देन 3 होगा तो 2T क्वालिफाई होता है, T ग्रेटर देन 3 mm होता है तो ग्रेटर देन 3 क्वालिफाई करता है। तो फिलेट वेल्डिंग करने के लिए यदि 3 mm के ऊपर में टेस्ट पीस है तो वेल्डर 3 to above क्वालिफाई कर जाता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग पोजीशन। यहाँ पर यदि वेल्डिंग पोजीशन PA है तो ओनली PA क्वालिफाई करता है, PC PE PF में क्वालिफाई नहीं करता है। यदि PC में वो टेस्ट मारा है तो PA PC क्वालिफाई होता है। PE में यदि वो टेस्ट मारा है तो PA PC PE क्वालिफाई है। PF में यदि क्वालिफाई किया है तो PA एंड PF क्वालिफाई, PC PE क्वालिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका BS क्या है, ML क्या है। BS मतलब होता है बोथ साइड, ML मतलब होता है मल्टी लेयर वेल्डिंग। यदि मल्टी लेयर वेल्डिंग क्वालिफाई किया है तो सिंगल लेयर भी क्वालिफाई करेगा और मल्टी लेयर भी क्वालिफाई करेगा। यदि सिंगल लेयर में क्वालिफाई किया है तो मल्टी लेयर क्वालिफिकेशन उसके लिए नहीं होगा।
सिमिलरली यदि एक साइड से होल्डिंग किया है तो दोनों साइड से उसका होल्डिंग का परमिशन मिलेगा। यदि बोथ साइड से होल्डिंग किया है टेस्ट पीस में तो ओनली बोथ साइड ही परमिशन, सिंगल साइड से उसके लिए परमिशन नहीं है, वो उसका नॉलेज लैकिंग रहेगा। सो यहाँ पर दिया है नो बैकिंग है तो नो बैकिंग भी मार सकता है, बैकिंग भी मार सकता है, और होल्डिंग फ्रॉम बोथ साइड भी मार सकता है, गैस बैकिंग भी मार सकता है, और फ्लक्स बैकिंग भी मार सकता है। मटेरियल बैकिंग है तो नो बैकिंग अलाउड नहीं है, ओनली मटेरियल बैकिंग और होल्डिंग फ्रॉम बोथ साइड अलाउड है। सो ये आपको स्टैंडर्ड 9606-1 में मिलेगा। सिमिलरली करंट वोल्टेज जो एग्जैक्ट एसपीसी में मारा है वही चीज़ रिकॉर्ड है, ये जस्ट वन रिकॉर्ड है। ये क्या करंट वोल्टेज में मारा है वो रिकॉर्ड इसीलिए है कि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए होता है कि जो पैरामीटर करंट एंड वोल्टेज है ये WPS का रेंज के अंदर में है या नहीं है। यदि रेंज के बाहर है देन वैलिड नहीं होगा। सो दोस्तों ध्यान रखा जाए, जो भी पैरामीटर होल्डर से आप टेस्टिंग करवाते हैं वो रेफरेंस WPS का पैरामीटर के अंदर में फॉल करना चाहिए। नेक्स्ट है टेस्ट, क्या क्या टेस्ट करना है और क्या क्या टेस्ट एक्सेप्टेड होता है। सो फॉर एग्जांपल विजुअल टेस्ट कंपलसरी होता है, वो करना ही रहता है। यदि बट जॉइंट है तो रेडियोग्राफी करना है, या यूटी करना है 8 mm थिकनेस के ऊपर में है तो बेंड टेस्ट करना है आपका 40। यदि आपका फिलेट जॉइंट है तो विजुअल करना है और मैक्रो या फ्रैक्चर करना है। नेक्स्ट है इसका वैलिडेशन। सो वैलिडेशन अभी 9606-1 के हिसाब से 3 साल का है, 6 महीना में वैलिड कर सकते हैं। 2 साल में रीवैलिडेशन करके 2 ईयर्स एक्सटेंड कर सकते हैं 9.3 का क्लॉज बी के हिसाब से, या 3 ईयर्स के बाद आप रीटेस्ट करके क्वालिफाई कर सकते हैं 9.3A क्लॉज के हिसाब से। सो रीवैलिडेशन करने का यहाँ पर क्लॉज है जो हम आपको थोड़ा देर पहले जस्ट समझा दिए हैं। सो दोस्तों आई थिंक सबको समझ में आया होगा। WPQR के बाद WPS के बाद होल्डर क्वालिफिकेशन WQT कैसे करना है, और एक होल्डर को कैसे क्वालिफाई करना है, उसका रेंज को कैसे कवर करना है। यदि आप लोगों को डाउट है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है kramniranjan@gmail.com। और आगे के लिए एपिसोड नंबर 5 के अलावा दूसरा एपिसोड देखने के लिए मेरा वेल्डिंग क्लास राम्स वेल्डिंग क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसी अच्छे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी और वेल्डिंग का ऊपर में स्लाइड्स देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।